नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। 3 क्लासें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास की। आदिकाल में आज चौथी क्लास होगी। आज हम लोग इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इतिहास लेखन की पद्धति। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इतिहास लेखन के स्रोत। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के स्रोत में हम लोग सबसे पहले रचना का नाम देखेंगे, उसके बाद रचनाकार का नाम देखेंगे, उसके बाद उस रचना का समय देखेंगे। और लमसम 12 से 15 रचनाओं को हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, 252 की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। पहले नंबर पे आप लोग लिखिए 252 की वार्ता, 84। ये दोनों अलग अलग रचना है और इसके रचनाकार एक ही है, इसीलिए हम दोनों को साथ में लिखवा दे रहे हैं। 84 वैष्णव, 84 वैष्णव की वार्ता इसके रचनाकार, दोनों के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। दोनों के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। और इसका रचना काल है विक्रम संवत। चाहे विक्रम संवत बोलो और चाहे विक्रमी संवत बोलो, दोनों एक ही बात है। विक्रमी संवत कितना? 1625। इस रचना के अंतर्गत क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह दोनों रचना किसमें है? गद्य में है। तो इसमें लिखिए, ये दोनों रचनाएं गद्य में है। ये दोनों रचनाएं गद्य में है। इसमें पुष्ट मार्ग में दीक्षित, ये दोनों रचनाएं गद्य में है। इसमें पुष्ट मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इतिहास के स्रोत में हम लोग देख रहे हैं। इतिहास के स्रोत में हमने सबसे पहले देखा है 252 की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों रचनाएं के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1625। ये दोनों रचनाएं गद्य में है। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। विक्रमी संवत, अगर आप इसमें जैसे 1625 विक्रमी संवत लिखा गया है, आप इसमें 57 वर्ष को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? ईस्वी। कभी कभी इसका सन ईस्वी में दे देता है, विक्रमी संवत न दे करके। जब ईस्वी में दे, अगर आपने विक्रमी संवत में याद कर रखा है
तब उसमें 57 वर्ष जोड़ लेना तो आपको विक्री संबंध मिल जाएगा। और ईस्वी में निकालना है तो विक्री संबंध में 57 वर्ष घटा देना, ईस्वी में निकल आएगा। समझ में आया बच्चों विक्री संबंध और ईस्वी का क्या चक्कर है। दूसरी रचना लिखिए भक्तमाल। दूसरी रचना कौन सी है? भक्तमाल। ये किसकी रचना है? ये है नाभादास की, नाभादास की रचना है। इसका समय कितना है? इसका समय है विक्रमी संवत, विक्रमी संवत कितना? 16। जब इसको आधा लिख रहे हैं तो इसको भी आधा लिखेंगे। विक्रमी संवत 1642। 1642। इसमें क्या है? इसमें 316 छप्पय छंदों में 200 भक्त कवियों 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। भक्तमाल में क्या है? भक्तमाल में 316 छप्पय छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास का है। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1642। 200 भक्त कवियों में इसमें 116 राम भक्त कवि, इसमें 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है। 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है। इस रचना में तुलसी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना गया है। इसी में लिखिए इस रचना में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास, इस रचना में तुलसी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना गया है। ठीक, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गए दो रचनाएं, 252 की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। इस चीज को ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ये लाइन नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, इसमें कितने राम भक्त कवि हैं और कितने कृष्ण भक्त कवि हैं, ये हमने आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रचना देखते हैं। दस से 12 रचनाओं को हम आज देखते हैं। पहले बहुत ज्यादा रचनाओं को नहीं देखेंगे।
10 से 12 रचनाओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारे लिए उपयोगी हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगली रचना का नाम लिखिए, मूल गोसाई। एक किसकी है? बेनी माधव दास की। अगली रचना का नाम है मूल गोसाई। ये किसकी है? बेनी माधव दास। बेनी माधव दास की। इसका रचना काल क्या है? 1687। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ये तुलसी के शिष्य थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी के शिष्य थे। कौन से तुलसी? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य थे। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1687। 1687। इस रचना में क्या है? इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक, दोहा, चौपाई, त्रोटक, छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें क्या है? इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन मिलता है। मतलब तुलसीदास का बढ़ा चढ़ा के वर्णन मिलता है। कि ये लाइन भी आप लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन किस रचना में है, तो आप लोग बता सकेंगे मूल गोसाई में। और किसकी रचना है मूल गोसाई? बेनी माधव दास की। तो आगे लिखिए, इसमें तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन है। यह रचना अवधी भाषा में है। यह रचना अवधी भाषा में है। ठीक। मूल गोसाई किसकी रचना है? बेनी माधव दास की रचना है। बेनी माधव दास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के शिष्य थे। मूल गोसाई का रचना काल विक्रमी संवत 1687। इस रचना में क्या है? इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। किस रचना में तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन हुआ है? यदि क्वेश्चन ऐसे पूछता है किस रचना में तुलसी का अतिशयोक्ति वर्णन हुआ है, किस रचना में? मूल गोसाई में। मूल गोसाई किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, भक्त नामावली। ये हो गई हमारी 3 रचना। चौथी रचना देखते हैं,
भक्त नामावली, भक्ति नामावली, ये किसकी है? ध्रुवदास की। ये किसकी रचना है? ध्रुवदास की। इसका रचना काल 1698, विक्रमी संवत 1698। इस रचना में क्या है इसके बारे में लिखते हैं। ये पद्य रचना है, यह पद्य रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता तो कौन सी उसमें थी? गद्य में थी। और भक्त नामावली किसमें है? पद्य में है। 252 वैष्णव की वार्ता किसमें थी? गद्य में थी। हम देख रहे हैं भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1698। यह किसमें लिखी गई है? यह एक पद्य रचना है। 116 भक्त कवियों का परिचय है। यह पद्य रचना है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय है, का परिचय है। इसमें अंतिम नाम, पहले नाम का कोई पता नहीं लगा पाया है। बहुत सी किताबों में हमने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। इसमें अंतिम नाम किसका है? नाभादास का। नाभादास, इसका अंतिम नाम नाभादास जी का है। नाभादास जी का है। इसकी भाषा अवधी है। भक्त नामावली के बारे में देख रहे हैं हम लोग। इसके रचनाकार कौन है? ध्रुवदास। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1698। यह पद्य रचना है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय है। इसमें अंतिम नाम किसका है? नाभादास जी का है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी है। आगे लिखिए अगली रचना कविमाला। 5 नंबर पे लिखिए कविमाला। कविमाला ये किसकी रचना है? हरि राय तुलसी। हरि राय, ये तुलसीदास से अलग है। ये हरि राय तुलसी, ये तुलसीदास से अलग है। कविमाला किसकी रचना है? हरि राय तुलसी की है। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1712। इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय है। इसमें लिखिए, इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? चलो अब अगली रचना देखते हैं, कालिदास हजारा। हम देख रहे थे इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन का स्रोत तो नहीं होगा, ये गलत हो गया।
यहाँ पर सही हेडिंग पड़ेगी इतिहास के स्रोत, क्योंकि इतिहास लेखन के स्रोत में इतिहास लेखन की पद्धतियां भी आती हैं। यहाँ पर आप लोग इतिहास के स्रोत कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग इसको हटा करके यहाँ लिख दीजिए इतिहास के स्रोत। हम लोग रचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इतिहास जानने के स्रोत है। इतिहास के स्रोत, इतिहास लेखन के स्रोत में बहुत सी चीजें और सम्मिलित हो जाएंगी। अगली रचना कालिदास हजारा। बस यही इतना गलत हुआ था और कहीं नहीं गलत हुआ था, हमारी नजर पड़ गई, हमने देख लिया। अब आप लोग लिखिए अगली रचना कालिदास हजारा। कालिदास हजारा। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, भाई मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो गई, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई, हमने सही भी कर लिया बाद में। कालिदास हजारा ये किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की। बस आप लोग यहाँ गलती कर लो चलेगा, लेकिन परीक्षा में गलती मत करना। यहाँ पर जो गलतियां होंगी उसको सुधारा जा सकता है। कालिदास त्रिवेदी, यहाँ पर जितनी मन कहे उतनी गलतियां कर लो, जहां पे डाउट हो पूछ लो, जहां पे न समझ में आए पूछ लो, जो गलतियां करनी है यहीं पे कर लो। कालिदास त्रिवेदी की रचना है, इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1775, विक्रमी संवत 1775। इस रचना के बारे में लिखिए, इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। इसी रचना के आधार पर इसी रचना के आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना लिखी थी? आपको पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना लिखी थी? शिव सिंह सरोज ने सरोज की रचना की थी, कि इसको आधार बनाया था, इस रचना की थी। इसके बाद अगली रचना देखिए। कहने का मतलब यह है कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की। इसमें कितने भक्त कवियों का वर्णन है? 212, और उनके कितने पदों का वर्णन है? 1000 पदों का संकलन है। इसी रचना के आधार पर, इसी को आधार बना करके, बेस बना करके शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना लिखी थी? शिव सिंह सरोज लिखी थी। अगली रचना काव्य निर्णय, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें से कितने बच्चों को ये पता होगी? ये रचना किसकी है? भिखारी दास की है। भिखारी दास कहाँ के हैं? अपने प्रतापगढ़ के हैं, टेउआ के रहने वाले हैं। इनका विवरण हम आगे पढ़ाएंगे आपको,
जब रीत काल पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे भिखारी दास के बारे में, तो वहां पे आपको इनकी जानकारी देंगे। इतना जान लीजिए अपने प्रतापगढ़ के हैं और टेमुआ के रहने वाले थे। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। और इसका समय कब है? विक्रमी संवत 1782। विक्रमी संवत 1782। हम आपको बढ़ते हुए क्रम में इसलिए लिखा रहे हैं ताकि अगर ये मिलान करने के लिए आ जाए आपको, तो आपका नोट्स, अगर जैसे आपको सन नहीं याद है, अगर आपका नोट्स आपके सामने है तब भी आप एक बार मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता रहेगा कि सर ने सबसे पहले आप कालिदास हजारा को पढ़ाया है, उसके बाद ही रचना भिखारी दास की काव्य निर्णय आएगी। तो आप ऐसे में अगर मिलान वाला क्वेश्चन करते हैं और बार बार आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको सन अगर नहीं याद रहता है तब भी आप एक बार मिलान वाला क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आपको सन अच्छे से याद रहे। आइए इसके बारे में देखते हैं, काव्य निर्णय के बारे में। यह रचना मुख्यतः रीति ग्रंथ की है। इसमें लिखें, यह रचना मुख्यतः रीत ग्रंथ की है किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी इसमें मिलती है। किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी इसमें मिलती है। हमने बताया कि भिखारी दास रीतकाल के कवि हैं, लेकिन उनके इस रचना में, काव्य निर्णय में, कुछ इतिहास विषयक जानकारी मिलती है, इसीलिए इतिहास के स्रोत में हम इस रचना को ले रहे हैं। ठीक, आइए अगली रचना कौन सी है? कवि नामावली। कवि नामावली ये किसकी रचना है? कवि सूदन की रचना है। कवि सूदन की रचना है। कभी कभी न दे करके केवल सूदन ही दे सकता है। आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी न दे करके सूदन भी दे सकता है और कवि सूदन नाम भी दे सकता है, इसीलिए हमने आपको लिखवा दिया कवि सूदन। विक्रमी, इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1810। इस रचना में क्या है? इस रचना में 10 कवि छंदों में, इसमें देखिए, इस रचना में 10 कवि छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया है। 10 कवियों का परिचय दिया गया है। इस रचना में 10 कवि छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया है। किस रचना में? कवि नामावली में। और इसके रचनाकार कौन है? कवि सूदन। इस रचना के अंतर्गत क्या कह रहा है? इस रचना में 10 कवि छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया है और उनको प्रणाम किया गया है। ये आगे और लिख लीजिए, और उनको प्रणाम किया गया है। ठीक, ये हो गया कवि नामावली के बारे में।
नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलो आगे लिखते हैं। इसके बाद विद्वान मोद तरंगिणी रचना आएगी, पहले इसको मिटा लें। उसके बाद कवि सुब्बा सिंह की रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। पहले इसको मिटा के फिर आगे लिखते हैं हम लोग। नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप लोग नोट करते चलिए और पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। जो लगा रहेगा सफल वही हो जाएगा, और जो छोड़ देगा, जो नहीं पढ़ेगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग लगे रहिए। चलिए अगली रचना लिखिए, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगली रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वान मोद तरंगिणी। ये किसकी रचना है? ये रचना है सुब्बा सिंह की, और रचना काल है 1874, विक्रमी संवत 1874। रचना किसकी है? सुब्बा सिंह की, और रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1874। इस रचना में क्या है? 46 कवियों की कविताओं का संग्रह। 46 कवियों के कविताओं का संग्रह है। 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें खड ऋतु वर्णन, खड ऋतु वर्णन और नक्सिक वर्णन, नक्सिक वर्णन, नक्सिक वर्णन और दूती वर्णन, और दूती वर्णन भी मिलता है। बस इसके बारे में इतना बहुत है। आगे लिखिए अगली रचना। ये कितने नंबर पे थी? विद्वान मोद तरंगिणी 9 नंबर। 10वीं रचना। 10वीं रचना कौन सी है हमारी? राग सागरो उद्भव राग कल्पद्रुम। राग सागरो उद्भव, राग सागरो उद्भव राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम। ये किसकी रचना है? ये रचना है कृष्णानंद व्यासदेव की। ये रचना किसकी है? कृष्णानंद व्यासदेव की। कृष्णानंद व्यासदेव की। और इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1900। विक्रमी संवत 1900। कृष्ण के उपासक, इस रचना के अंतर्गत लिखिए। कृष्ण के उपासक 200 से अधिक, 200 से अधिक कृष्ण के उपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संकलन है। 200 से अधिक कवियों
के कविताओं का संकलन है। ठीक, अगली रचना आप लोग डाल लीजिए। कौन सी? श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह ये किसकी है? ये है सरदार की, कवि सरदार की। सरदार कवि, ये किसकी रचना है? जब इसको ब्लैक में लिख रहे हैं तो इसको भी ब्लैक में लिखें, सबको वैसे लिख रहे हैं। सरदार कवि, सरदार कवि। इसका समय क्या है? इसका समय है विक्रमी संवत 1904। विक्रमी संवत 1904। इस रचना में क्या है? इसमें 125 कवियों की प्रमुख, इसमें लिखिए, इसमें 125 कवियों की प्रमुख कविताओं का संकलन है। साथ ही काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग इतिहास का स्रोत देख रहे हैं। इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने अभी तक के 10 या 11 रचनाओं को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध दो रचना को और देखते हैं। हो गया, मिटा दे? चलो ठीक। क्लास कैसी है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई कमी आपको नजर आ रही है तो आप लोग उसको जब बताएंगे तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये मत कह देना कि डिजिटल बोर्ड की सर व्यवस्था कर लो, क्योंकि सर के पास इतना ज्यादा पैसा है नहीं कि डिजिटल बोर्ड अभी व्यवस्थित हो पाए। हाँ, धीरे धीरे अगर कुछ व्यवस्था बनती है तो डिजिटल बोर्ड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग मैटर पर ध्यान दीजिए। जो आपको मैटर दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। रस चंद्रोदय, नंबर 12, रस चंद्रोदय। ये किसकी है? ये रचना है ठाकुर प्रसाद की और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1920। ये किसकी है? ठाकुर प्रसाद की। ठाकुर प्रसाद की रचना है। ठाकुर प्रसाद की रचना है। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1920। इस रचना के बारे में लिखिए। इसमें बुंदेलखंड के बुंदेलखंड के 242 कवियों का उल्लेख है। 242
कवियों का उल्लेख है। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का उल्लेख है, साथ ही उनकी कविताओं का संकलन, साथ ही उनकी कविताओं का संकलन है। अब अगली रचना आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दिग्विजय भूषण। 13 नंबर पे दिग्विजय भूषण, ये किसकी रचना है? ये रचना है गोकुल प्रसाद की। इसका रचना काल है 1926। ये किसकी रचना है? गोकुल प्रसाद। और इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1926। 152 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें 152 कवियों की कविताओं 152 कवियों की कविताओं का संग्रह है। संग्रह। अगली रचना है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह ये किसकी है? ये है महेश दत्त की, और इसका रचना काल क्या है? 1932, विक्रमी संवत 1932। ये किसकी रचना है? यह है महेश दत्त की। महेश दत्त की। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत कितना? 1932। इसे काव्य संग्रह भी कहा जाता है। इस रचना को काव्य संग्रह, नाम भाषा काव्य संग्रह है। इस रचना को काव्य संग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? महेश दत्त की। अगर आप इससे ये पूछ ले भाषा काव्य संग्रह किसकी है, तो क्या बताएंगे? महेश दत्त की रचना है। इसीलिए हमने नीचे लिखवा दिया, इस रचना को काव्य संग्रह कहा जाता है। अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। इसमें क्या है? इसमें भी वही बात है, अनेक कवियों, इसमें संख्या नहीं दिया गया है, इसमें लिखा गया अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। बस ठीक है, इतनी रचना पर्याप्त है। देखते हैं अगर और रचना आप लोगों के लिए जरूरी होगी तो हम आप लोगों के लिए अगली क्लास में और रचनाएं ले आएंगे। अगर नहीं जरूरी होगी तो नहीं लाएंगे। और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इतना याद कर लीजिए। इतिहास के स्रोत में हमने आज की क्लास में देखा कौन सी रचना? सबसे पहले देखी हमने 252 की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी थी? गोकुलनाथ की। उसके बाद हमने क्या देखा? भक्तमाल किसकी रचना थी? नाभादास की रचना थी। उसके बाद किसको देखा? मूल गोसाई किसकी रचना थी? बेनी माधव दास की थी। उसके बाद भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना। कविमाला किसकी? हरिराय तुलसी की रचना। उसके बाद कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना।
और काव्य निर्णय, भिखारी दास की रचना। इस प्रकार देखते हुए हम लोगों ने आज 14 रचनाओं को देखा है। ठीक, मिटा देते हैं अब इसको। और जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब हमारी क्लास आप तक पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। इससे आपको पता चलेगा कि हिंदी अनमोल ऑनलाइन की क्लास आप तक पहुंच चुकी है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाएं, जिससे सभी स्टूडेंट को लाभ मिले। जिनको नहीं पता है कैसे देखना है, तो आज हम फिर से बता देते हैं। आपके मोबाइल में यूट्यूब होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऊपर ऐसे आइकॉन बना रहता है, यहाँ पर आपको सर्च, ये लेंस लगा रहता है, इसी पे लिखना है हिंदी अनमोल ऑनलाइन लिख करके नीचे आप सर्च, ये लेंस नीचे भी बना रहता है, उसी पर दबा देंगे तो आपको हिंदी अनमोल ऑनलाइन के चैनल पर आप लोग पहुंच जाएंगे। और जब इस चैनल को खोलेंगे तो आपको जो पिछली क्लासें हैं वो मिल जाएंगी, आप लोग देख सकेंगे और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।